अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, न्यूजीलैंड की टीम जो लास्ट ईयर अपना दौरे को पोस्टपोन कर चली गई थी वो वापस पाकिस्तान आज पहुंच चुकी है और जो टूर का बाकायदा आगाज़ इंशाल्लाह मंडे से कराची में होगा। 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे और 3 ODIs खेले जाएंगे। उसके अलावा कल रात को पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड का भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। उससे सबसे बड़ी खबर ये, जिस तरह हम इस वीक में डिस्कस करते चले जा रहे थे, चेयरमैन PCB की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। आज नजम सेठी साहब ने बाकायदा अपना चार्ज भी संभाल लिया है। उसके अलावा कमेटी जो उनकी 14 रुकनी कमेटी जो होगी, मेंबर उनकी मैनेजमेंट को देखने के लिहाज से, उनकी भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसी तरह हमारे साथ आज जो बात करने के लिए स्टूडियो में अबू बकर बिलाल होंगे और समय फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं इसी कमेटी के मेंबर और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि आप कमेटी के अगेन एक मेंबर है। पहले भी कई दफ़ा आप बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं डिफरेंट डेजिग्नेशन के ऊपर, तो एक दफ़ा फिर आपको चार्ज दिया गया। कैसे देखते हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को और इस चेंज को भी? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेक तमन्नाओं का। ऑब्वियसली देखें, क्रिकेट तो एक पैशन है, आपको पता है इस मुल्क में क्रिकेट ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल एक बाइंडिंग फोर्स के तौर पे काम करती है। और जो क्रिकेट फॉलोअर्स हैं वो इस अंदाज में इस क्रिकेट को देखते हैं कि जी पाकिस्तान की टीम को जीतना और हारना जो है वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। रिसेंट पास्ट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन ऑब्वियसली जो भी सिलसिले थे वो उसको सामने रखते हुए जो भी गवर्नमेंट ने भी जो चेंज किया है, ये डिसीजन मैनेजमेंट कमेटी बनाई है और उसमें 14 मेंबर्स हैं। तो लेट्स सी, अभी तक तो हमारी कोई मीटिंग हुई नहीं है। मीटिंग होगी तो पता लगेगा कि एजेंडा क्या है और किस तरीके से हमने काम करना है। जो मेन चीज है वो तो यही है कि 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहाल हो गया है। उसमें ये थे कि डिपार्टमेंट्स और एसोसिएशन इकट्ठा खेला करते थे। क्योंकि जो नए कॉन्स्टिट्यूशन जो 2019 में आया था उसमें डिपार्टमेंट खत्म हो गए थे और 6 क्रिकेट एसोसिएशन जो हैं वो बन गई। आई थिंक उसको हमें सबको रिवाइव करना होगा कि कैसे इनको हम मिक्स एंड मैच करें और किस तरीके से हम इसको लेके आगे चलें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। सबसे बड़ा चैलेंज ओबियसली ये डिपार्टमेंट क्रिकेट का रेस्टोरेशन है और आप उसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपका ओपिनियन अभी जो करंट सिचुएशन है इस हवाले से भी लेना चाहूँगा। 2-3 एजेंडा हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले जो रिसेंट पास की, जैसे आपने भी कहा, परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली डिक्लाइन की तरफ जा रही है। कई फैक्टर नज़र आते हैं इसमें। कैप्टनसी की भी बात की जा सकती है। चेयरमैन सेलेक्टर की तरफ से सिलेक्शन के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क हैं। दूसरा, कुछ प्लेयर जिनको खिलाना चाहिए उनको मौका नहीं दिया जाता, इस पे भी बात कर रहे हैं। आपकी नज़र में कौन से ऐसे मेन काम हैं जो आपके माइंड में होंगे ओबियसली कि आते साथ आप समझ देंगे कि आप इनके चेयरमैन को आप इंस्ट्रक्शन दे, आप उनको एडवाइस कर सकते हैं या अपना इनपुट डालना चाहेंगे? वो 3-4 आप मेन चीज़ें क्या समझते हैं इनमें से? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज जो मैं फील करता हूँ कि मैं ओवर द इयर्स जब मैं क्रिकेट बोर्ड में भी था तब भी मैं बहुत ज्यादा इनको कहा करता था कि देखें, अब जो इंटरनेशनल टीमें हैं ना वो अब पाकिस्तान की मर्जी की बना के आप समझते हैं कि उनको हरा लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। एक तो उसके दो तीन बहुत बड़े फर्क थे। देखिए, एक जमाने में जो हम स्पिनिंग विकेट्स बनाया करते थे तो हमारे पास जो बॉलर्स की क्वालिटी होती थी ना वो बहुत आउटस्टैंडिंग होती थी। अब्दुल कादिर मरहूम, इकबाल कासिम, तौसीफ अहमद, दानिश कनेरिया, मुश्ताक अहमद, तो आपको ऐसे ऐसे नाम थे जो कि अगली टीम को 2 दफा आउट कर देते थे जी। वो क्वालिटी के स्पिनर तो हमारे पास नहीं है। और दूसरा, नंबर 2, कि जितनी भी बाहर की टीमें हैं वो उनके तमाम प्लेयर्स जो है ना अब वो IPL खेलते हैं, वो PSL खेलते हैं। तो उनको हमारी जो सब कॉन्टिनेंट की जो कंडीशंस हैं, ठीक है T20 में बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस बनती हैं लेकिन लो बाउंस तो होता है ना। तो उनको अब वो चीजें कि हम ये समझे कि आगे हमको लो बाउंस पिचेस बना देंगे, स्पिनिंग ट्रैक्स बना देंगे और हम उनको बीट कर लेंगे, एक तो ये नोशन गलत है। इसको खत्म होना चाहिए मेरे अपने नजदीक। हम अपने अवाम को भी एजुकेट करना हमें चाहिए, फैंस को भी एजुकेट करना चाहिए कि देखिए 2 टीमें अगर अच्छा के अंदर खेल रही हैं तो जो अच्छी टीम होगी उसी को जीतना है, लेकिन हमें उनको कंडीशन अच्छी दी, बॉलर को भी उसी तरह का मौका मिले। आपके पास 4 से 5 एक्सपर्ट फास्ट बॉलर्स हैं, अब उन फास्ट बॉलर्स को अब इन डेड पिचेस पर बॉलिंग करा के कैसे अगली टीम को आउट कर सकते हैं? जब अगर सहारा स्पिनर्स का भी ना हो कि जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग हो, मतलब 10-10, 8-8, 6-6 मैचेस खेल के आपके प्लेयर्स जो हैं वो अब टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे ही है। क्लास मैचेस, T20 मैचेस खेल के। तो ये इश्यूज हैं पिछले 4 साल में बदकिस्मती से। आई थिंक जो भी स्ट्रक्चर जब इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया था तो उसमें तो आपने तो देखे ना ग्रास रूट लेवल की तो क्रिकेट ही नहीं हुई, कोई क्लब क्रिकेट नहीं हुई, कोई इंटरसिटी क्रिकेट नहीं हुई जिसकी बेसिस के ऊपर नए लड़के उभर के सामने आते। आपके ये वही प्लेयर्स खेल रहे हैं जो पिछले 8-10 सालों से खेल रहे हैं। कौन सा ऐसा नया प्लेयर आया है? ठीक बात। कामरान की बात करते हैं
या अगर आप बाबर आजम या रिजवान की बात करते हैं या आप नसीम शाह की बात करें, पिछले 8-10 सालों से ये खेल रहे हैं। ठीक है, पीएसएल की वजह से कुछ T20 के क्रिकेटर्स जो है वो उभर के सामने आ गए और उन्होंने आके पाकिस्तान की टीम को टेस्ट क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी, जो कि ऐसा नहीं है। आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में प्लेयर्स को तैयार करना पड़ेगा और फिर उनको ऊपर लेके आना। अच्छा सर, उसमें एक और चीज़ बड़ी है सेठी साहब के कैडेट के ऊपर, जहां हम बाकी चीज़ें देखते हैं, मेरी नज़र में 2 स्टैंड आउट चीज़ें थी। एक, नंबर 1, उन्होंने जिस तरह हम सब जानते हैं क्रेडिट जाता है उनको जिस तरह पीएसएल के हवाले से, और अभी जितने भी लड़के हमें मिले वो पीएसएल की ही समहाउ वो उनकी प्रोडक्ट्स थी। दूसरा, हमें नज़र आता है कि अभी जिस तरह आप डिपार्टमेंट क्रिकेट की तरफ आप जोर भी लगाएंगे, सारों का एम्फेसिस भी होगा, अब इसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ये आता है कि आप जब इसकी बात करते हैं तो फिर पीएसएल को सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया फॉर द प्लेयर्स बना दिया गया है। जो लड़का उधर प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म करता है पीएसएल में, उसको टीम में इंडक्ट करते हैं, तो समहाउ जो वैल्यू होती है आपकी डोमेस्टिक की वो मिलती नहीं है। दूसरा, इसका भी मुझे बताइए। और सेकंडली ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कोच और कैप्टन के हवाले से भी। ऑब्वियसली अभी तो ये एक लॉन्ग जर्नी होगा, कुछ दिन लगेंगे इसमें, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आपका इनपुट मैं लेना चाह रहा हूँ। नजम सेठी साहब ने, मेरा सबसे अच्छा जो डिसीजन था, एक जो कॉम्बो उन्होंने बनाया सरफराज और मिकी आर्थर का, उसके हमें रिजल्ट बड़े अच्छे मिलना शुरू हुए। हमने देखा कि हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती, टेस्ट के अंदर भी हम चौथे 5वें नंबर पे थे, इंप्रूवमेंट आ रही थी, T20 में हम 2 साल कंसेक्टिव 11 सीरीज जीतने के बाद नंबर 1 रहे। तो इन दोनों चीज़ों के हवाले से आपके क्या ओपिनियन है, इसको कैसे लेके चलेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं आपके दूसरे पॉइंट को पहले उसका जवाब देता हूँ, जिसमें आपने चैंपियंस ट्रॉफी की जीत की बात की और कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जब हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गए थे तो उसमें भी 6 नए लड़के खेले थे, 6 प्लेयर्स का डेब्यू था, और उसमें भी वो कुछ नहीं खेले हुए थे क्रिकेट पीछे, और उन्होंने वहाँ खेल के चैंपियंस ट्रॉफी जीती। सबसे पहली बात तो है कि हार और जीत में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि ऑन द डे अगर आप अच्छा खेलेंगे तो इर्रिस्पेक्टिव आपके सामने कोई भी टीम हो, आपने बॉलिंग अच्छी करनी है, आपने बैटिंग अच्छी करनी है और आपने फील्डिंग अच्छी करनी है दूसरी टीम के मुकाबले में, तो आप जीतेंगे इर्रिस्पेक्टिव जो सामने टीम आ जाए। ठीक। बदकिस्मती से ये वो चीजें जब आपने बाद में देखी, जो भी पिछले 3-0 हम हारे हैं, इसमें हम तीनों डिपार्टमेंट्स में इंग्लैंड से कमजोर खेले और उसी वजह से आपको ये शिकस्त हुई। और उसका रीजन ये था, देखिए 2-3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आप पिचेज ऐसी बनाते हो तो क्या आप टॉस की गारंटी कर सकते हो कि टॉस जीत के, क्योंकि उसको तो पहले बैटिंग करनी जरूरी है ऐसी। आपके दोनों टेस्ट मैचेस में आपने टॉस हार गए, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, आपके ऊपर रन लगा दिए उन्होंने, और उसके बाद आप बैटिंग नहीं कर सके, क्योंकि लो बाउंस के ऊपर या जो जब डबल पेस हो जाए तो बैटिंग भी मुश्किल है। बैट्समैन को नहीं पता होता कि किस हाइट पे बॉल आएगा, तो इसलिए वो डबल माइंड हो जाता है और उसकी वजह से वो अपनी विकेट को लूज करता है। ओवरऑल आई थिंक इंग्लैंड, लेकिन सर उन्होंने तो फिर चेस करके भी हमें मैच हरा दिया, उन्होंने तो कराची वाला टेस्ट को चेस करके भी हरा दिया। वही आपको बता रहा हूँ ना, मैं थर्ड टेस्ट में आ रहा हूँ कि 2 टेस्ट मैचेस जो हुए पहले उसमें उन्होंने टॉस जीता, टेस्ट में हमने टॉस जीता जी, लेकिन क्या हम वो रोल प्ले कर सके जो इंग्लैंड ने किया पहली इनिंग में बैटिंग करके? वो हम नहीं कर सकते, और हम ना इंग्लैंड को सेकंड इनिंग में आउट कर सके, ना हम उनको फर्स्ट इनिंग में आउट कर सके। सो ये क्योंकि अबरार का जो मुल्तान का डेब्यू था उसमें इंग्लैंड के बैट्समैन ने उनको नहीं देखा हुआ था। तो मोमेंट वो एक दफा जब एक्सपोज हो गया तो उन्होंने कराची के लिए उसकी पूरी तैयारी की हुई थी जी। तो वो अबरार जो आपको वहाँ मुल्तान में नजर आया वो कराची में आपको नजर नहीं आया। तो इंग्लैंड को इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रोफेशनली उनको समझते हैं कि वो ज्यादा बेहतर थे। जहाँ तक कप्तानी का इशू है, देखें हमारे इस मुल्क में अभी तक वो चीजें नहीं आई कि जिसमें हमारा डोमेस्टिक क्रिकेटर या डोमेस्टिक क्रिकेट जो है हमारे कैप्टन प्रोड्यूस करे। हम अभी भी अपने पुराने ओल्ड गार्ड्स को कप्तान बना देते हैं, हम कहीं नहीं देख रहे होते कि किस लड़के में पोटेंशियल है या नहीं है, कौन अच्छी कप्तानी कर सकता है, उसको हम रीजनल टीम्स की या जो भी एसोसिएशन की टीम्स हैं उनके कप्तान बनाएं और उनको कंटिन्यूड रन दे और उनकी परफॉर्मेंसेस दें। बिल्कुल। तो होपफुली अब देखें, लेट्स सी, जब हम अभी बैठते हैं इसके ऊपर हम कैसे वो सोचेंगे, लेकिन आपके पास जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज थे उन्हीं को आपने खिलाया। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने इक्का दुक्का प्लेयर, देखिए हर आपकी सिलेक्शन में आप 1 या 2 प्लेयर्स के खिलाफ बात कर सकते हैं कि जी इसको नहीं लिया, उसको नहीं लिया। सर वो मेरा पहला क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिएगा, जो मैंने पीएसएल की और डोमेस्टिक के हवाले से बात की, तो ज्यादा एम्फसाइज किस पे करेंगे आप सिलेक्शन के लिए? देखिए पीएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझें कि वहां से अगर कोई प्लेयर निकल रहा है ना तो वो आपके शॉर्टर फॉर्मेट के लिए निकल रहा है। यानी अगर आपने पीएसएल की परफॉर्मेंस को बेस बनाना है तो आप T20 के लिए उसका बेस बनाएं। आप उसको बेस बना के टेस्ट क्रिकेट को नहीं खिला सकते। देखिए उसका रीजन ये है, आपके फास्ट बॉलर्स जितने भी आपके इंजर हुए हैं उसका रीजन आपको पता क्या है कि आप T20 खेलते रहे हो। T20 में आप सिर्फ 4 ओवर्स करते हैं, 2 ओवर का 1 स्पेल करते हैं
और 2 ओवर का एक स्पेल करते हैं डेथ ओवर्स। ऐसा ही है। ऐसा ही है। जब आप टेस्ट क्रिकेट में आते हैं तो आपको 18 से 20 ओवर्स पर डे करवाने पड़ते True. हैं। क्या उसके लिए आप तैयार हैं? नहीं है, इसलिए कि आपने सिर्फ हार्डली 2 या 4 मैच या 5 मैच T20 के खेले हैं और उसमें आपने सिर्फ 4-4 ओवर का स्पेल किया है। तो जैसे ही आप टेस्ट क्रिकेट में जाते हैं, आपको 18 ओवर का जब बर्डन पड़ता है तो आपकी बॉडी क्रम्बल कर जाती है, आपकी नी गिर जाती है, आपकी बैक गिर जाती है, इसलिए आपकी इंजरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मेरे साथ स्टूडियो में बकर है, ये भी आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे, प्लीज। अरुण साहब, मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि वजीर आजम ने 120 दिन का वक्त दिया इस कमेटी को कि मामला ठीक करने हैं, तो इसके अंदर डिपार्टमेंट क्रिकेट ऑब्वियसली प्रायोरिटी होगी, रीजन, डिस्ट्रिक्ट और क्लब क्रिकेट। क्या ये 4 काम आप समझते हैं कि 120 दिनों के अंदर मुमकिन होगा? देखिए, ये तो मैं आपको सिर्फ उस वक्त बता सकूंगा जब मैं जाके हमें पता लगेगा। मैं तो 4 साल से, जब से मैं पीसीबी से निकला हूँ, मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, ना मुझे कुछ पता है कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर है कि मुझे इतना पता है कि क्लब की शायद स्क्रूटनी हो चुकी है, इलेक्शंस हो चुके हैं। बेसिक जो मेन काम जो मुझे लगता है जो हमारे लिए है वो हमने फॉरेन इलेक्शंस करवाने हैं, रीजन, बिल्कुल रीजन्स के इलेक्शंस करवाने हैं। और अगर ये सारी हमारी क्लब की स्क्रूटनी और वो हो गई भी है तो सिर्फ इलेक्शंस करवाने हैं। उसके लिए इलेक्शन कमिश्नर रखना होगा और उसके बाद उसको ये टास्क दिया जाएगा कि आप कितनी देर में हमें ये इलेक्शन करवा के दे दें, क्योंकि 106 के करीब डिस्ट्रिक्ट। दूसरा जो है आपने कहा, दूसरा क्या आपने कहा, हाँ, डिपार्टमेंट। अब ऑब्वियसली देखिए, डिपार्टमेंट्स के पैराफर्नेलिया में वो टीमें तो हमारे पास है ना जो 2014 में खेल रही, तो उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर डेफिनेटली उनको जो नोटिफिकेशन की सूरत में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जाएंगी चीजें, उनको रिवाइव करके फिर वो प्लेयर्स को हायर करके और अपनी, मेरा ख्याल है, क्रिकेट को कर रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। वील हैव टू सी कि अभी जब जाके हम देखते हैं कि हमारे एजेंडे में मीटिंग में क्या होती है, हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम किस तरीके से डिपार्टमेंट्स को अप्रोच करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि इतना आसान नहीं होगा, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के पास बजट ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे पास इस वक्त बजट नहीं है कि हम स्पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट कर सकें। ये इश्यूज तो हैं। देखें, एक चीज तो अपने ज़हन में रखें, जो बजट्स की आप बात करते हैं ना, देखिए उनके पास CSR एक्टिविटी के भी बजट्स होते हैं जिनके लिए वो मुख्तस करना पड़ता है उनको, जिसमें कम्युनिटी की आपको सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ आपको फंड रखने पड़ते हैं। प्लस आपके पब्लिसिटी के, एडवर्टाइजमेंट के बहुत बड़े बजट्स होते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई कहीं ना कहीं वो निकल सकता है, आपको सोल्यूशन मिल सकते हैं कि आप उनको कह सकते हैं कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ दैट दोज फंड्स आप डाइवर्ट कर दें टुवर्ड्स योर टीम्स एंड थिंग्स लाइक दैट। बिल्कुल ठीक सर। मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, बहुत मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही लड़के समहाउ 8-9 लड़के वही हैं जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जिताई और ये परफॉर्म भी करते आए। एक तो ओबियसली सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम कोच या कैप्टन की तरफ से नज़र आता है वो अप्रोच का नज़र आता है कि इनकी अप्रोच समहाउ वो नहीं है जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है, जिसे हम अग्रेसिव क्रिकेट कहते हैं, किलिंग इंस्टिंक्ट का नाम देते हैं। ये बहुत ज़्यादा लैग करती है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ज़ीरो नज़र आती है। तो आप क्या समझते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल क्या किया जा सकता है कि ये अप्रोच जो ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की खासतौर पर या न्यूजीलैंड की हम देख रहे हैं और हमारी जो इंटेंट के बिल्कुल नीचे जाती जा रही है, वो अग्रेसिव खेल रहे हैं, उसके लिए क्या आपका प्लान है? देखिए उसमें सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जिस तरह की आप अप्रोच की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएंगे हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, हम इंग्लैंड जाते हैं, क्या आपने कभी सुना कि उन्होंने अपनी पिक्चर्स को डॉक्टर किया हो? उनकी अप्रोच वही रहती है, चाहे वो यहाँ आके खेलें या अपने मुल्क में खेलें। देखिए सिडनी की पिच जो है ऑस्ट्रेलिया में हमेशा स्पिनर्स को हेल्प करती है, उसको तो उन्होंने कभी भी तेज बनाने की कोशिश नहीं की। एडलेड की पिच हमेशा आपको बैटिंग की को साजगार रहती है बैटिंग के लिए, उसको कभी उन्होंने तेज बनाने की कोशिश नहीं की। चाहे पर्थ के जिसमें आपको थोड़ी सी तेज मिलती है, यहाँ ब्रिस्बेन में, और इसी तरह इंग्लैंड में तो आपको हर जगह पे एक ही जैसी पिच मिलती है। लीड्स के यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा बारिशें होती है तो वहाँ थोड़ी सीम कर जाता है बॉल। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें इस चुंगल से निकलना पड़ेगा, इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा कि हम अपनी पिचेस को डॉक्टर करके हम अपनी दूसरी टीमों को हरा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक। इस माइंडसेट से निकलेंगे ना तो आपकी अप्रोच ऑटोमेटिकली चेंज होगी। बिल्कुल ठीक है। आपको पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन सर? अच्छा, सेठी साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी है कि जल्दी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रमीज राजा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की टीम का ऐलान करने के लिए वही कह रहे थे कि मेरे पास न्यू आइडियाज थे। आप समझते हैं, आपकी क्या राय है? मैं जानना चाह रहा हूं कि कुछ टीम में तब्दीली होनी चाहिए जो हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ अनाउंस की है। नहीं, देखिए मेरे अपने नजदीक सेठी साहब ने उसको किस कॉन्टेक्स्ट में कहा मैंने तो नहीं सुना, लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि अभी आपने जिसको भी जो पहले ने चार्ज दिया हुआ था
अगर वो उन्होंने टीम को अनाउंस किया है, ऑब्वियसली उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया होगा, तो इसके ऊपर तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन ऑब्वियसली जब आप बैठते हैं तो आपके सामने बहुत सारी चीजें, ऑप्शंस होती हैं, कौन से प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और किस सिचुएशन में कौन सा प्लेयर ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। क्योंकि नॉर्मली कैप्टन जो चीफ सेलेक्टर होते हैं वो मिलके टीम मैनेजमेंट के साथ बनाते हैं। और देखिए हमारे यहाँ जो एक फॉरेन कोच का जो डायरेक्टली अभी आपने सवाल किया था, कि उसमें कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा फर्क ये था कि जो बाहर के कोचेज है ना वो बहुत मेथोडिकल होते हैं, वो बड़ी रिसर्च करके और सोच समझ के सारी चीजें करते हैं, और उसके बाद कैप्टन को बहुत ज्यादा वो अपने साथ मिला के रखते हैं। तो ये तो चीजें अभी देखनी पड़ेंगी। देखें, ये तो बहुत अर्ली है ये कहना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनको मुझे लगता है कि ठीक करने की जरूरत है। सर, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हवाले से। आपने देखा कि 2002-03 में उसका बनाया गया और प्लेयर डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अभी कुछ अरसे से जब उसका नाम भी चेंज कर दिया गया, प्लेयर रीहैब के लिए भी उधर जाते हैं, बट कुछ आउटकम हमें ज़ीरो नज़र आ रहा है। चाहे प्लेयर की फिटनेस के हवाले से देखें, न्यू प्लेयर्स के हवाले से देखें, जो लड़का परफॉर्म नहीं करता अगर उधर जाता भी है तो हमें उसकी कमबैक नज़र नहीं आता। तो उसके हवाले से भी बड़ा एक मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट रोल एक पिलर के तौर पे होना चाहिए था, एक बैकअप रिसोर्स आपका होना चाहिए था, जो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में हमें नज़र आता है। तो उसके हवाले से भी कुछ आपके माइंड में है, माइंड में कि इसको कैसे रिहैब करेंगे? इसमें तो मेरे अपने नज़दीक जो मुझे नज़र आता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या चीज़ें या किस चीज़ में प्रोग्राम होते रहे, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी कि जो आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो कोचेस थे वो तो पाकिस्तान टीम के साथ लग गए जी। जब वो पाकिस्तान की टीम के साथ लग गए तो पाकिस्तान की टीम का तो बहुत ही हैवी शेड्यूल था। तो इसलिए वहाँ पर एचपीसी में कौन बैठा हुआ था, कौन देख रहा था, किसने पीछे प्रोग्राम चलाया या नहीं चलाया, या किसने रिहैब किया या नहीं किया। तो जो सबसे ज्यादा हैरानगी की बात ये थी कि अनफिट प्लेयर्स जो हैं वो भी पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल किए चले जा रहे हैं। तो इसलिए कि एचपीसी में कोई था ही नहीं, तो इसलिए उसको रिहैब के लिए वहाँ भेज नहीं सकते। तो मेरे नजदीक ये चीजें तो ऑब्वियसली जब हम जाके देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि क्या क्या चीजें होती रही हैं और कैसे होती रही हैं, और उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आपका टाइम का बहुत शुक्रिया और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, सेठी साहब के लिए भी। जिस मिशन के लिए आप लोगों को चुना गया है आप उस पर सक्सेसफुल हो, क्योंकि पूरी नेशन के लिए अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए, क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स तो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, एक वाही स्पोर्ट्स क्रिकेट है जिसको हम सेकंड रिलीजन के तौर पे भी लेते हैं, और पूरी नेशन को ये प्लेयर प्रोवाइड करती है, यूनाइट करती है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ हैं, और इसी दुआ के साथ जी हम आगे बढ़ते हैं। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके मजीद इस पर डिस्कशन करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। और ब्रेक से पहले हारून रशीद साहब से हमने डिटेल में डिस्कशन की। अबू बकर, थोड़ी बात दौरान न्यूजीलैंड के हवाले से पहले कर लेते हैं। उनकी टीम पहुंच चुकी है आज, और लास्ट ईयर जैसे हम जानते हैं कि 11th आवर पे वो मैच से 1 घंटा पहले उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया, पोस्टपोन हो गया, दौरा दोबारा आया। मेरा ख्याल है इस प्रीवियस मैनेजमेंट तो अब कहना चाहिए, इसके क्रेडिट पे अगर कोई चीज़ नज़र आती है तो वो यही थी कि उन्होंने एक जो स्ट्रगल या फाइट इंटरनेशनल क्रिकेट के रिवाइवल के लिए थी वो करते गए, उस पर उन्होंने स्टेप बैक नहीं किया, और उसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल तारीफ़ करनी चाहिए जिस तरह रमीज़ राजा ने इस मौके के ऊपर जब वो मौका आया तो उसको स्टांस लिया था और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा था, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। न्यूजीलैंड ना सिर्फ आई, उन्होंने खुमियाजा भी अदा किया। उन्होंने 3 आपको वनडे मैचेस भी और दिए। पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए सिर्फ आई थी, अब वो आ रही है तो साथ 3 वनडे मैचेस भी खेलेगी। इंग्लैंड ने उनकी वजह से इनकार किया था। उस टाइम 3 वनडे खेलने आई थी, 2 टेस्ट बाद में खेलने थे। हाँ, वो इकट्ठा हो गया। हाँ जी, एक उसको मिल गया। न्यूजीलैंड को भी इसी तरह, न्यूजीलैंड ने भी इजाफी मैचेस खेले पाकिस्तान में उसकी वजह से। और मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड भी 2 एडिशनल टेस्ट T20 खेल के गया। रमीज राजा को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है, अगर किसी चीज़ का जाता है, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा है। दूसरा ये कि न्यूजीलैंड का आना यकीनी तौर पर खुशाइंद है। मुल्तान पहला मैच उन्होंने कराची खेलना है, फिर मुल्तान खेलना है, तो बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ होने वाली। थोड़ा सा अब डर खौफ हमारे अंदर वैसे ही आ गया, क्योंकि हमें घर के अंदर ज़्यादा डर लगता है। पहली दफ़ा हिस्ट्री में हम वाइट वॉश हुए और 4 कंसेक्टिव एक साल में टेस्ट मैच हार गए हैं, तो अवे जाके हम फिर कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि हमने कुछ क्रिकेट माजी में अवे थोड़ी बेहतर खेली हुई, और होम के अंदर तो हम बिल्कुल। अच्छा, कल जिस तरह इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि उन्होंने भी फोर्स ही कर लिया था प्रीवियस मैनेजमेंट ने कि कल सब कुछ चेंज हो जाएगा, समझी तो चली गई थी और पीएम साहब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। रात को बहुत लेट अनाउंसमेंट होती है टीम की, और जैसे सेठी साहब ने भी आज जिक्र किया कि हम चाह रहे थे कि हम अनाउंस करते, बट वो प्रीवियस जो मैनेजमेंट थी वो करके गई। 2 चेंजिंग मेनली नज़र आ रही हैं। एक, हमने पूरे 3 मैचेस के अंदर बात की, कामरान गुलाम को होना चाहिए, अजहर अली की जगह उनको मौका मिल रहा है। अब खिलाते हैं नहीं खिलाते, दैट इज़ आल्सो सेपरेट डिबेट।
दूसरा फिर हमने देखा कि हसन अली की हमने बात की कि चले जब सारे इंजर्ड हो गए तो उसको ही बुला लो, तो उसको ही बुला लिया गया। तो कैसे देखते हैं ये 2 चेंजिंग को आप? देखिए मुझे लगता है कि शायद ये गलती अपनी सुधारी गई है, लेकिन उस गलती का जो खुमियाजा है हमने बहुत ज़्यादा भुगता है अगेंस्ट इंग्लैंड जो पहले की गई थी, फ़हीम अशरफ और मोहम्मद अली को एज अ फास्ट बॉलर टीम में इंतखाब करके। बिल्कुल। वो मोहम्मद अली का डेब्यू करवाया, उनको 2 मैचेस दिए ज़िंदगी में, उनको दोबारा वो पता नहीं पाकिस्तान का फ्लैग उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे मुश्किल लगता है। जिस किस्म का उनका डेब्यू हुआ और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी, बड़ी नॉर्मल परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान के लिहाज से अगर देखा जाए तो। ऑब्वियस था हसन अली, हमारे पास ऑप्शन और कोई नहीं था। खुश आइन बात यह है कि नसीम शाह फिट हुए हैं। नसीम शाह के ऊपर था कि शायद नसीम शाह न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर हो जाएं, लेकिन अब जो प्रेस रिलीज आई है उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो फिट हो चुके हैं, कि नसीम शाह फिट हो चुके हैं और वो पार्ट भी थे स्क्वाड का ऑलरेडी। हाँ, तो नसीम शाह, वसीम जूनियर और हसन अली हमारे पास, अगर फास्ट बॉलिंग, अगर हम अपनी लाइनअप देखें, फास्ट बॉलिंग बैटरी हमारे पास ये है, पहले से बेहतर दिखाई दे रही है। अगेंस्ट इंग्लैंड जो हमारी फास्ट बॉलिंग बैटरी थी उसकी निस्बत ये अब मुझे थोड़ी सी बेहतर दिखाई दे रही है। हसन अली के पास गो के वो उस तरह की फॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद है। मोहम्मद वसीम जूनियर अच्छा बॉलर है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और नसीम शाह अगर फिट हो जाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारी फास्ट बॉलिंग मुतवाजन हो जाएगी। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या टीम मैनेजमेंट उस तरह की गलती करेगी कि हम पिंडी की तरह की पहली विकेट दें जो बिल्कुल फ्लैट हो, जिसके ऊपर रन्स बन रहे हों, बॉलर्स के लिए बिल्कुल कुछ हेल्प उसके अंदर मौजूद ना हो, क्योंकि वो हमने गलती की और फिर वो आखिरी दिन तक वो गलती हमें, मेरा ख्याल है कि कॉस्ट करती रही है। तो हमने ट्रैक ऐसे बनाने हैं जो कि हमारे लिए सूटेबल हों, जो स्पिन करे। जैसा अभी हारून रशीद साहब ने कहा ना कि अब दुनिया में वो नहीं है कि आप अपनी विकेट्स के अंदर किसी भी प्लेयर को लाके खिला के और जीत लो। अब बड़े लोग प्रिपेयर होके आते हैं, बड़ी प्रैक्टिस करने के बाद वो यहाँ पर पहुंचते हैं और कंडीशंस को समझ लेते हैं। बेन स्टोक ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हमें तीनों डिफरेंट कंडीशंस मिली हैं, पिंडी, फिर मुल्तान और कराची, तीनों डिफरेंट कंडीशंस थी। बट उसके बावजूद जिस तरह उन्होंने खेला है उससे मुझे ये लगता है कि न्यूजीलैंड का हौसला बड़ा होगा। वो उन्होंने यकीनी तौर पर इंग्लैंड की क्रिकेट देखी होगी, जिस तरह इंग्लैंड ने हमारे ऊपर अटैक किया है, उनकी भी यही कोशिश होगी कि फिन एलन बिल्कुल कहीं पर नहीं थे, T20 स्क्वाड से उन्होंने उसको टेस्ट के अंदर डाला है, तो उनका भी माइंडसेट है। मुझे यही लग रहा है अबू बकर ये है कि वो टेस्ट चैंपियनशिप के चैंपियन है, और ये टेस्ट जो ओडीआई या T20 में तो आप न्यूजीलैंड को फिर पकड़ सकते हो, टेस्ट में वो बड़ी कैलकुलेटेड वो मिचेल और कॉनवे जो इनके दोनों मिडिल ऑर्डर के अंदर हमें दिखाई देते हैं, ये दोनों स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। ठीक है, विलियमसन फिर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर जाता था स्पिन पे, लेकिन ऑब्वियसली वो प्लेयर ऐसा है कि वो किसी भी कंडीशंस के अंदर रन कर सकता है। वो फैफ 4 के अंदर उनका जिक्र होता है। तो टीम बड़ी तगड़ी है, मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा खेल के जीतना पड़ेगा, और जो कि बड़ा एक टफ टास्क नजर आ रहा है। देखते हैं इवेंचुअली क्या होता है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम बात करें तो साउशकील और ब्रार 2 ऐसे नाम थे जिन्होंने लास्ट सीरीज के 2 ही पॉजिटिव हम देख सकते हैं, बाकी तो कुछ हमें मिला नहीं। एक की 17 विकेटें, एक की 4 50 जी ऐसे ही है, उसके अलावा कुछ पॉजिटिव नहीं था। कैसे देखते हैं दोनों यंगस्टर का कॉन्फिडेंस, और आगे जिस तरह हमने कहा कि इंग्लैंड ने सेकंड मैच जो ब्रार का था कराची वाला, उसमें उन पर होमवर्क किया तो बेहतर रीड किया। आपको लगता है कि न्यूजीलैंड के लिए एक टफ टास्क होगा क्योंकि उन्होंने पहले उसको फेस नहीं किया, या वो इंग्लैंड की ओबियसली आप बॉलर का हैंड को ही रीड करते हो इस तरह के मिस्ट्री बॉलर को, कि वो वर्किंग करके आएंगे तो इजीली पकड़ लेंगे उसको? मेरा ख्याल है उनके एनालिस्ट ने इसके ऊपर बाकायदा प्रॉपर वर्किंग कर ली होगी ब्रार के ऊपर। मुल्तान और कराची 2 ऐसे टेस्ट हैं कि जहां पर वो मुकम्मल तौर पर उनको देख सकते हैं कि इनके पास कौन सी डिलीवरी है। इंग्लैंड को थोड़ा डिसएडवांटेज ये था कि उन्होंने देखा नहीं हुआ था ब्रार को जब डेब्यू किया तब उनको समझ आई कि ये इसके पास क्वालिटी क्या है। बट मैं फिर भी ये कहूँगा कि ब्रार ने कराची टेस्ट के अंदर अच्छी बॉलिंग की है, 6 आउट किए, उस मैच में भी वो सबसे ज़्यादा आउट करने वाले ही बॉलर थे अगर ओवरऑल देखा जाए कराची टेस्ट को। बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब आपके टाइम का। नाज़रीन, ये था आज का शो, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।